हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं चैप्टर इन्फ्रेंशियल स्टैट्स के। इससे पहले कि जितने भी चैप्टर अब तक हम कर चुके हैं उन सब की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं ऊपर दे रहा हूँ। ठीक है, जो भी चैप्टर आपको देखना है, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, वो आप वहां से कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि आपने इसका कंसेप्ट पढ़ा हुआ हो। ठीक है, कंसेप्ट आपको आता हो, फिर जो क्वेश्चंस यहाँ पर मैं बता रहा हूँ उसको आप वीडियो पॉज करो, पॉज करके खुद सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद फिर देखो कि हमारा आंसर आपके आंसर से मैच करता है या नहीं करता है। तो इससे आपकी प्रिपरेशन भी होगी, साथ साथ आपके क्वेश्चन भी हो जाएंगे, प्लस आपका अगर क्वेश्चन होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगर क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप पीछे जाके अपनी गलतियों को सीख सकते हो, उनको ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको हर तरीके से पूरा इस वीडियो का फायदा उठाना है, यानी जो भी वीडियोज आप कर रहे हो इसकी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की, लेकिन उन सभी कंसेप्ट को करने पहले आप अच्छे से कर लो, करने के बाद फिर आप क्वेश्चंस को करो। ठीक है, और साथ ही चैनल पे अगर आपको वीडियोस का कंटेंट हमारा पसंद आ रहा है तो वीडियोस को आप जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखो, ताकि इस तरह की शानदार वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास में क्वेश्चन है इन्फ्रेंशियल स्टैट्स का, कहता है द फॉलोइंग आर द फॉर्म फ्रॉम ए रैंडम सैंपल ऑफ दिस। ठीक, अब यहां पर पूछता है आपसे व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। जब भी आपके पास पॉइंट एस्टिमेट वर्ड आ जाए, ठीक है, जब भी पॉइंट एस्टिमेट वर्ड आपके पास आए तो आपको क्या करना है, आपको सैंपल मीन निकालना है। क्योंकि जो सैंपल मीन होगा, जब आप सैंपल से मीन निकालते हो, वो उस पूरी पॉपुलेशन का एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। तो जब ये कह रहा है कि पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन, डाटा हमें दिया हुआ है सैंपल का, तो हमें सैंपल का ही मीन निकाल देना है। तो सैंपल का मीन अगर हम निकालते हैं तो ये बना आपके पास 5 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 7 10 14 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी सैंपल्स आर देयर 6। तो अब इनको सबको ऐड करो, 5 प्लस 8 13, 13 और 7 20, 30 40 54 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 9 आ गया। तो सैंपल मीन 9 आया, दैट मीन्स ये क्या है, जब आपके एग्जाम में जो जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसी लैंग्वेज में आपको अपना आंसर देना है। तो अगर ये पूछ रहा है आपसे पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन, तो ये बनेगा आपका 9। फिर सेकंड पार्ट में कहता है कि व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब यहां पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, किसका, पॉपुलेशन का, लेकिन आपको एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है। तो एस्टिमेटेड वैल्यू जब आप निकालते हैं तो उसके लिए पहले तो आप क्या करो, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर निकाल लो। ठीक है, पहले ये डेविएशन निकाल लो। तो एक्स आई आपके पास ये सारे के सारे एक्स आई है, इसमें से आपको मीन को माइनस करना है, यानी 5 माइनस 9 फिर उसका स्क्वायर, 8 माइनस 9 फिर इसका स्क्वायर, 10 माइनस 9 इसका स्क्वायर, 7 माइनस 9 इसका स्क्वायर, 10 माइनस 9 इसका स्क्वायर, और 14 माइनस 9 फिर इसका स्क्वायर। तो इनको माइनस करो, साथ ही स्क्वायर करो। जब आप स्क्वायर करोगे तो वैल्यू अंदर नेगेटिव आती हो या पॉजिटिव आती हो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, आपको पॉजिटिव ही लिखना है। जैसे 5 माइनस 9 माइनस 4 आएगा, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 16। ऐसे यहाँ पर 1, यहाँ भी 1, यहाँ पर 4, इधर से करोगे 1 और उधर से आ जाएगा 5 मतलब 25। टोटल करोगे इसका, टोटल करोगे, देखो 16 ही हो गया, 4 ही हो गया, 20, 20 और 45 3 48 यानी 48। ठीक है, ये आ गया आपके पास 48। अब यहां पर जब पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका जो फार्मूला रहता है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला हमने जो पहले पढ़े हैं उसमें ऐसे होता था, यहाँ पर n होता था, लेकिन जब आप पॉइंट एस्टिमेट वैल्यू निकाल रहे हो तो यहाँ पर रखना है आपको n माइनस 1। अगर ये खाली इतना पूछता है कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसमें आप यहाँ पर n ही रखते, स्टैंडर्ड डेविएशन उसका निकाल देते। लेकिन यहाँ पर पॉइंट एस्टिमेट वैल्यू पूछेगा तो आपको n माइनस 1 रखना है, और इसको सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1 यानी 5 आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड करोगे आ जाएगा 9.6, और 9.6 का अगर आप स्क्वायर रूट करते हो तो ये लगभग आपके पास 3.2 के आसपास आएगा। थोड़ा सा अगर आपको स्क्वायर्स याद होंगे ना तो आपको इसको कैलकुलेट भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 300 का स्क्वायर करते हैं तो 900 आएगा।
ठीक है, और 32 का मैं स्क्वायर करता हूँ तो 1024 आएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 9.60, तो ये 1024 के ऑलमोस्ट पास है, तो आप इसको राउंड ऑफ करके 3.2 अपना आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो भी इससे वही आएगा। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका, इसमें कहता है कि लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल विद मीन 20 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन is 4. A sample size of 64 is randomly selected from this population. हमने क्या करा, जो पॉपुलेशन दे रखी थी उस पॉपुलेशन में से हमने एक सैंपल साइज ले लिया जिसमें 64 सैंपल्स हैं। तो फाइंड द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ चूजन सैंपल। तो उस सैंपल को जो आपने चूज किया है उसका मीन क्या होगा और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। यानी ये आपसे स्टैंडर्ड एरर पूछ रहा है, एक तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब स्टैंडर्ड एरर पूछ रहा है और उसका मीन पूछ रहा है। तो हमें पता है कि इस तरह के क्वेश्चन में जो सैंपल मीन होता है, ठीक है, ये जो सैंपल मीन होता है, जो आपने सैंपल चूज करा, ये पॉपुलेशन मीन के बराबर ही होता है। जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो हमने करी थी उसी की अप्रोच आपको यूज करनी है। यहाँ पर सैंपल मीन और जो पॉपुलेशन मीन है वो दोनों बराबर होगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, कितनी है आपके पास 20। तो ये तो आ गया आपके पास 20। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय रूट n। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन आपको दिया हुआ है 4 और n आपको दे दिया यहाँ पर 64, तो ये आ जाएगा 8। इससे इसको काटोगे यानी 0.5 आपके पास आंसर आ जाएगा, 0.5। ठीक है जी, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पर हम चलते हैं। तो हमारे पास आता है, इसमें कहता है कि कंपनी एडमिनिस्ट्रेटेड एन इंटेलिजेंस टेस्ट टू ऑल इट्स एम्प्लॉय फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर ऑल द 80,000 एम्प्लॉय द मीन स्कोर वाज फाउंड टू बी 75 and the standard deviation is 12. A researcher wishes to study the theory that the top line supervisor of the company are more intelligent than the average. For that, a sample of 20 supervisor is chosen randomly and their mean score is found. To test the theory, what should be the null and alternate hypothesis? तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आपको नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट करना है, वो बनाना है, उसको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैंने जैसे इसके वन शॉट में भी बताया था कि आपको नल या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जब आप लिखोगे तो हमेशा ध्यान रखो कि जो नल हाइपोथेसिस होता है इसमें इक्वल्स टू वाली टर्म्स जरूर होनी चाहिए, चाहे खाली इक्वल्स टू हो या लेस देन इक्वल्स टू हो या ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो, वो वाली टर्म हमेशा आपको नल हाइपोथेसिस में ही लिखनी है। तो अब यहाँ पर ये जब टेस्ट कर रहा था, ये टेस्ट क्या करना चाह रहा है, ए रिसर्चर विशेस टू स्टडी थ्योरी दैट द टॉप लाइन सुपरवाइजर ऑफ द कंपनी आर मोर इंटेलिजेंट। क्या कह रहा है कि यहाँ पर मोर इंटेलिजेंट देन द एवरेज। जो एवरेज हमारी निकली थी, एवरेज हमारी कितनी निकली थी इसकी 75, पॉपुलेशन की जो एवरेज थी वो 75 थी। अब वो जो रिसर्च कर रहा है, रिसर्च करके वो चेक करना चाह रहा है कि जो टॉप लाइन सुपरवाइजर है कंपनी के, उनकी इंटेलिजेंस मोर देन एवरेज है। तो यहाँ पर मोर देन का मतलब है कि मोर देन में तो सिंबल तो खाली ये वाला आएगा, तो ये जाएगा आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में। तो आप यहाँ लिखेंगे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस मोर देन 75 और नल हाइपोथेसिस में आ जाएगा इसका उल्टा लेस देन और इक्वल्स टू 75। ठीक है, ये बन गया आपका नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। हमेशा नल हाइपोथेसिस में इक्वल्स टू वाला साइन आएगा, बस ये चीज़ दिमाग में रखो, आपको बनाने में कभी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर मीन कितना था एक बार चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है द एवरेज हार्ट रेट फॉर द इंडियन इज 72 बीट्स पर मिनट। तो एवरेज हार्ट रेट है, ये टी टेस्ट का क्वेश्चन है और डेफिनेटली टी टेस्ट का क्वेश्चन 1 सैंपल या 2 सैंपल दोनों में से किसी में से भी आ सकता है। ये मत सोचना कि 1 सैंपल का ही आएगा, 2 सैंपल का भी आया हुआ है, लेकिन हाँ कंपार्टमेंट में आया हुआ है, तो हो सकता है कि इस बार मेन एग्जाम में भी आ जाए। तो कोई भी गलती मत करना कि लाइटली लो कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि द एवरेज हार्ट रेट फॉर इंडियन इज 72 बीट्स पर मिनट, ये एवरेज है उसकी। टू लोअर देयर हार्ट रेट a group of 26 people participated in an aerobic exercise program. The group was tested after 6 months to see if the group had significantly slowed their heart rate. अब ग्रुप का हमने टेस्ट किया 6 महीने के बाद कि जो उनकी हार्ट रेट है वो स्लो हुई है या नहीं हुई है।
द एवरेज हार्ट रेट फॉर द ग्रुप, अब जो ग्रुप आपने सेलेक्ट किया था उसकी हार्ट रेट हमें मिली 69 बीट्स पर मिनट, यानी ये सैंपल का हमने मीन ले लिया। सैंपल साइज कितना लिया हमने, 26 लिया, ये सैंपल का मीन आ गया विद स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो वाज द एरोबिक प्रोग्राम इफेक्टिव इन लोअरिंग हार्ट रेट, तो जो हमने यहाँ पर एरोबिक प्रोग्राम किया था वो यहाँ इफेक्टिव है या नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब इसको बताने के लिए सबसे पहले आप नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट करो। तो जो कंपेयर्ड मीन है, जिसको आपको कंपेयर करना है, पॉपुलेशन का मीन कितना था 72 बीट्स, तो यहाँ पर आपको कंपेयर करना है 72 को। अब बात आती है कि आपको लेस देन इक्वल्स टू या लेस देन का साइन लेना है या ग्रेटर देन का साइन लेना है, क्या साइन लेना है। तो जो हमने सैंपल किया था उससे हम क्या टेस्ट करना चाह रहे थे कि जो ग्रुप की हार्ट रेट है वो स्लो हुई या नहीं हुई, जो ग्रुप की हार्ट रेट है वो स्लो हुई या नहीं हुई, ये हमें चेक करना है। तो स्लो होने का मतलब है कि जितनी 72 बीट्स पर मिनट आपको पहले दे रखी है उससे अगर कम हो गई तो हम कहेंगे भाई स्लो हो गई। तो इसके अंदर इक्वल्स टू का साइन तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगा आपका लेस देन 72। ठीक है, और नल हाइपोथेसिस बनेगा कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 72। मतलब अगर वो 72 रहती है या 72 से ज़्यादा रहती है तो एरोबिक प्रोग्राम इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन अगर वो 72 से कम हो जाती है तो इफेक्टिव जो एरोबिक प्रोग्राम है वो इफेक्टिव होगा। तो अब चेक करते हैं, इसके लिए हम निकालते हैं टी वैल्यू। अब आपको ये जो डाटा दे रखा है ये सैंपल का है, ये भी सैंपल का है, और सैंपल साइज भी देखो छोटा है। तो यहाँ पर जो फार्मूला हम लगाएंगे, सैंपल मीन माइनस कंपेयर्ड मीन डिवाइडेड बाय एस बाय रूट एन माइनस 1। तो सैंपल मीन आपको दिया 69, कंपेयर्ड मीन आ गया 72 डिवाइडेड बाय 6.5, और यहाँ पर आ जाएगा 26 माइनस 1, तो 25 बन जाएगा ये। तो 25 का स्क्वायर रूट करेंगे 5 आ जाएगा, और ये 5 यहाँ पर ऊपर ही आ जाएगा, क्योंकि इसके अपॉन में लिखेंगे बेटर है कि आप सीधा ऊपर लिख दो। 5 से आप इसको काटोगे 13 पंजे 65 यानी 1.3, तो ऊपर बन गया -30/13। अब 13 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 13 दूनी 26, फिर बचेगा 4, 13 दिया 39, तो -2.3 आ गया। अब इससे आप क्या करोगे, जो आपको टेबुलेटेड वैल्यू दे रखी है उससे कंपेयर करोगे, तो वो वैल्यू आपको ये दे रखी है। तो हमने देखा कि ये वाली वैल्यू का मॉड देखना है आपको, नेगेटिव साइन है तो ये मत करना कि ये छोटी है, ठीक है, मॉड वैल्यू देखनी है आपको। हमने देखा कि इसका जो मॉड है, ये बनेगा आपके पास माइनस अंदर लगाना है -2.3, यानी ये वैल्यू बनेगी आपकी 2.3, और ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बड़ी है। अगर इस वाली वैल्यू से बड़ी होती है, मतलब जो टेबुलेटेड वैल्यू दी होती है उससे हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी होती है, तो हम कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस हो जाता है रिजेक्ट। अब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब ये एक्सेप्ट हो गया। इसमें क्या कह रहा है कि हार्ट रेट लोअर हो रही है, हार्ट रेट लोअर हो रही है, दैट मीन्स एरोबिक प्रोग्राम जो है वो इफेक्टिव है, एरोबिक प्रोग्राम इफेक्टिव। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग कि आप अपने आंसर को खाली यहीं पर मत छोड़ देना कि नल हाइपोथेसिस हो गया रिजेक्ट, काम हो गया खत्म। जो उसने क्वेश्चन में पूछा है, उसने पूछा था वाज द एरोबिक प्रोग्राम इफेक्टिव इन लोअरिंग हार्ट रेट, तो आपको वो बताना है कि लोअर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए फर्टिलाइजर कंपनी पैक्स द बैग्स लेबल्ड 50 kg एंड क्लेम दैट मीन मास ऑफ द बैग इज 50 kg विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 kg। एक फर्टिलाइजर कंपनी है, उसने क्या करा, बैग के ऊपर लेबल लगा दिया 50 किलो का, एंड क्लेम दैट, और उसने क्लेम किया कि जो मीन मास है बैग का वो 50 kg है विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 kg। एन इंस्पेक्टर पॉइंट आउट डाउट ऑन इट्स वेट एंड टेस्ट 60 बैग्स। अब इंस्पेक्टर ने क्या किया, इंस्पेक्टर ने डाउट किया कि भाई इसके बैग का जो वेट है वो 60, उसने डाउट किया और उसने टेस्ट किया 60 बैग्स को, यानी यहां पर जो नंबर ऑफ सैंपल है वो 60 बैग्स हो गए। एज ए रिजल्ट ही फाइंड दैट मीन मास इज 49.6 kg, ये मीन मास हो गया सैंपल का। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको देखो सैंपल का नहीं दे रखा, आपको पॉपुलेशन का दे रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का है 1 kg, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का है 1 kg। He finds that mean mass is the inspector right in his suspicion।
अब इंस्पेक्टर अपने जो उसने जो शक करा है उसमें वो ठीक है या नहीं है। अब ये क्वेश्चन वैसे तो आपके जो सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग सैम्पल साइज छोटा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जानबूझ के मैंने लिया है क्योंकि अगर सैम्पल साइज बड़ा भी आ जाता है तो आपको फार्मूला पता रहे कि कौन सा यूज़ करना है। दो चीज़ें इसके अंदर, सैम्पल साइज भी बड़ा है और जो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है ये पॉपुलेशन का दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब आप फार्मूला लगाएंगे, अभी नल और ऑल्टरनेट बाद में बात करते हैं, जो फार्मूला आप लगाएंगे उसमें यहाँ पर सब चीज़ें वही रहेंगी। यहाँ पर फार्मूले में रहेगा n, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है और सैंपल साइज भी आपको बड़ा दे रखा है। और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, सैंपल साइज छोटा भी दे रखा हो तो भी आप यही वाला फार्मूला लगाओ, अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास है तो। अच्छा, अब यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की। अब जो इंस्पेक्टर था उसने क्या शक करा कि जो मीन मास है ना उसका, जो वेट है, मीन वेट है, वो उसका 50 केजी नहीं है। वही कह रहा है कि भाई शक कर रहा है, जो उसने कंपनी ने लेबल कर दिया 50 किलो है, तो वो शक कर रहा है कि या तो इसमें ये कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब उसने ऐसा तो कुछ नहीं बोला ना, कि बस वो सीधा ये कह रहा है कि एन इंस्पेक्टर पॉइंट आउट ऑन इट्स वेट। उसने वेट के ऊपर शक किया, तो वेट अगर ज़्यादा हो गया तो भी वो गलत बात है, और वेट अगर कम हो गया तो भी वो गलत बात है। तो इसका मतलब यहाँ पर इधर आ जाएगा मीन कितना था इसका 50, कंपेयर्ड मीन 50, और यहाँ पर आ जाएगा नॉट इक्वल्स टू 50, ठीक है। अगर कम या ज़्यादा हो गया दोनों केस के अंदर यहाँ पर आ जाएगा, और अगर वो उतना ही का उतना ही रहा तो इसका मतलब वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करो, सैम्पल मीन आपके पास 49.6 है, कंपेयर्ड मीन 50 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, और यहाँ पर रूट 60 आ गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, नीचे तो 1 है, 1 को बेशक लिखो मत, ये रूट 60 ऊपर आ जाएगा। अब रूट 60 में भी इसका पेयर आप बनाओगे तो पेयर कितना बनेगा इसका, 15×60, यानी 15 इंटू में 2 इंटू में 2, ऐसे पेयर बन जाएगा, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस 0.4 इंटू में 2 अंदर आ जाएगा रूट 15, ये हो जाएगा -0.8, ठीक है। अब जो रूट 15 है, रूट 15 देखो बिल्कुल 16 के क्लोज ही है, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो आप इसका स्क्वायर रूट सीधा लिख दो 3.9, इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये लगभग इतना ही बनेगा, ठीक है, 3.9 या 3.8, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो, अगर आपके पास टाइम है तो एग्जैक्ट निकाल लो पूरा, 8 9 72, बचा कितना 7, 8 3 24, 24 प्लस में 7 यानी 31, तो यह आ जाएगा -3.12। अब इसकी जो वैल्यू है उसको उससे हम चेक करेंगे तो वैल्यू बड़ी आ रही है, ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो बड़ी आ रही है, तो -3.12 की जो मॉड वैल्यू है ये ग्रेटर देन 2.001, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस हो गया रिजेक्ट। अब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ तो मतलब ये एक्सेप्ट हो गया। अब ये क्या कह रहा था कि जो मीन वेट है वो 50 केजी नहीं है, तो इसका मतलब जो इंस्पेक्टर था उसका शक जो है ना बिल्कुल जायज़ है, तो इंस्पेक्टर इज राइट एंड इज सस्पिशियन। स्पेलिंग देख लेना क्या है ये, ठीक है, तो इसे आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द मीन IQ ऑफ ए ग्रुप ऑफ 18 स्टूडेंट फ्रॉम वन एरिया ऑफ ए सिटी वाज फाउंड टू बी 95 with a standard deviation of 10, while the mean IQ of a group of 12 students from another area of a city was found to be 100 with a standard deviation of 8। मतलब यहाँ पर दो अलग अलग एरिया के बारे में बात कर रखा है, मतलब दो आपको डिफरेंट सैंपल दिए हुए हैं, तो यानी ये 2 सैंपल टेस्ट का क्वेश्चन हो गया। अब जो पहला वाला ग्रुप है उसके अंदर 18 स्टूडेंट है, तो यहाँ पर आइए आपके पास N1। जो दूसरा ग्रुप है हमारे पास उसका सॉरी जो पहला ग्रुप है उसी का आपको मीन दे रखा है 95, और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है उसका 10। जो दूसरा ग्रुप है उसके अंदर आपको दे रखे हैं 12 स्टूडेंट्स और मीन दे रखा है आपको 100, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 8। Test whether there is a significance difference between the IQ of the two groups of the student at 1% level of significance। हमें चेक करना है कि दोनों के जो IQ लेवल है उसमें कुछ डिफरेंस है या नहीं है। तो इसमें जो नल हाइपोथेसिस होगा उसमें हम ये लेके चलते हैं कि जो इनका मीन है उसमें कुछ सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है, और ऑल्टरनेट में लेके चलेंगे कि सिग्निफिकेंस डिफरेंस है।
ठीक है, ये पहली पॉपुलेशन का मीन, ये दूसरी पॉपुलेशन का मीन, तो ये दोनों बराबर है, मतलब आईक्यू लेवल में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। और अगर ये आ गया यहाँ पर तो इसका मतलब आईक्यू लेवल में उनके फ़र्क है। तो अब इसके लिए पहले आप टी वैल्यू निकालो। अब जो टू सैम्पल टेस्ट होता है उसमें फार्मूला आपके पास आता है x1 माइनस x2। अब x1 माइनस x2 लिख दो या x2 माइनस x1 लिख दो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नीचे आता है आपके पास s1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2। तो आपके पास सैंपल मीन है 95 और 100। S1 हमारे पास है यहाँ पर 12 का स्क्वायर कर देंगे 144 डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पर सैंपल पहला 18 प्लस और दूसरा ऐसा आपके पास 8 का स्क्वायर करेंगे 64 डिवाइडेड बाय कितना इसका, यहाँ पर गलत कर दिया, S1 तो हमारे पास था 100 और 10 था, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, S1 स्क्वायर आ गया 100 और डिवाइडेड बाय 18, ये आ गया आपके पास 64 डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करो, कितना बनता है आपके पास, टी आ गया आपके पास, ऊपर तो आ गया -5, नीचे देखो, नीचे 18 और 12, इन दोनों में से हम ऐसा करते हैं जितना कॉमन निकल जाए, कॉमन निकालने थोड़ा छोटा हो जाएगा, या फिर आप डिवाइड करोगे इससे 18 दूनी 36, चलो सॉल्व ही कर लेते हैं सीधा, 36 तो इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, 18 से इसको डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 से इससे मल्टीप्लाई करोगे 200 प्लस 12 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 चौक 12, 3 छीक 18 और 1 19। ये जो 36 है इसको रूट के बाहर निकाल देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6, और ये रूट के अंदर रह जाएगा आपके पास 293, तो ये 6 आ गया बाहर, इस 6 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया -30 डिवाइडेड बाय √392। अब यहाँ पर इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा होगी और ये हमें करनी ही पड़ेगी अगर हमें नंबर पूरे चाहिए तो। अब ये 392 में या तो आप ये करो कि इसके पेयर बना के छोटा कर सकते हो तो छोटा कर लो, तो पेयर एक बार बना के देख लेते हैं कि बनता है या नहीं बनता। तो 392 के पेयर आप बनाओगे 19, यहाँ पर आ जाएगा 6, 2 में 18 और 2 8 16, तो यहाँ से बन गया आपके पास 49, फिर 7 तो 7 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, यानी 14√2 रह गया, तो -30 अपॉन में 14√2। अब √2 देखो अगर नीचे आ रखा है तो इसमें थोड़ा सा और इसको आसान आप कर सकते हो, इसको रेशनलाइज करके √2 को ऊपर ही ले जाओ, तो उससे क्या बनेगा आपके पास ये -30√2 और नीचे आ जाएगा आपके पास 14 इंटू में 2। ठीक है, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे करोगे मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा, ऊपर करोगे तो खाली √2 आ जाएगा। अब इससे हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो ये बन गया आपके पास -15 और √2 की वैल्यू होती है 1.41 डिवाइडेड बाय 14। इसको मल्टीप्लाई करो, 15 चौक 60 और 1 61, 15 और 6 21 डिवाइडेड बाय 14। अब 14 से इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा -1. 14 एकम 14, 11 में से 4 के 7, 71 बनेगा, 14 पंजे 70, फिर एक बचेगा, फिर 14 एकम 14, बस बहुत है इतना ही, तो -1.51 ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को आप चेक करोगे इस वाली वैल्यू से, इसकी जो मॉड वैल्यू है -1.51 की, इसकी जो मॉड वैल्यू है इससे कम ही है, तो इससे कम होने का मतलब है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट नहीं होगा। अब ये रिजेक्ट ना होने का मतलब ये है कि जो इनके आईक्यू लेवल है उन दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा, तो देयर इज, यहां लिखेंगे देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन आईक्यू ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सिटी। 2 सिटी है या एरिया जो भी होगा, एरिया है, एरिया लिख देना, जो भी दे रखा हो क्वेश्चन में वो आपको लिख देना। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि ग्रुप ऑफ 5 पेशेंट treated with medicine A weight 10, 8, 12, 6 and 4 kg. A second group of 7 patient treated with the medicine weight 14, 12, 8, 10, 6, 2 and 11.
यानी यहाँ पर भी आपको दो सैंपल दे रखे हैं, दो ग्रुप्स दे रखे हैं। जो पहले वाला ग्रुप है उसके अंदर 5 पेशेंट्स हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास N1 की वैल्यू 5। जो दूसरे वाला ग्रुप है उसमें आपको पेशेंट दे रखे हैं N7, ये हो गया आपके पास खाली तो N है, N के ऊपर बार लगाने की जरूरत नहीं, ये हो गया आपके पास 7। अब दोनों का ना तो आपको सैंपल मीन दे रखा है, ना दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, तो सैंपल मीन भी हमें निकालना पड़ेगा, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ेगा। तो सैंपल मीन निकालने के लिए तो हम क्या करते हैं, इन सबको प्लस कर लेते हैं। देखो 10 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना हो गया, देखो यहाँ से 12 और 8 20, 20 30, 30 और 40, तो 40 अपॉन में 5 यानी आ जाएगा आपके पास 8। जो दूसरा ग्रुप है उसको आप यहाँ पर सैंपल मीन में x, इसको जैसे x1 ले लिया, उसको x2 ले लिया, ऐसे भी ले सकते हो, या y की टर्म्स में भी ले सकते हो, जैसा आपका मन करे वैसा आप लिख सकते हो। ठीक है, अब दूसरा जो सैंपल है उसके अंदर सैंपल है पहला 14, फिर 12, फिर 8, फिर 10, फिर 6, फिर 2 और फिर 11 डिवाइडेड बाय 7। तो इसका टोटल करो, देखो 12 और 8 देखो 20, तो ये हो गया 20, और 14 और 6 20, ये हो गया, तो 20 20 40 50 50 61 और 2 63, 63 डिवाइडेड बाय 7 यानी आ गया आपके पास 9। अब रह गया हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आप अलग निकाल दो, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अलग निकाल दो, फिर जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था वही फार्मूला आप सीधा अप्लाई कर दो। लेकिन जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ना दे रखा हो तो आप दोनों का एक कॉमन एस भी निकाल सकते हो। कॉमन कैसे निकालते हैं, उसके लिए जो फार्मूला रहता है हमारे पास, एस इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर पहले वाले ग्रुप का, और ऐसे दूसरे वाले ग्रुप का डेविएशन निकालो, एक्स आई माइनस यहाँ पर वाई ले लो क्योंकि वाई की टर्म्स में लिया है आपने, वाई आई माइनस वाई मीन का स्क्वायर। ठीक है, समेशन इधर ऐसे। तो पहले आप क्या करना है, ये वाले ग्रुप का डेविएशन निकालना है, उसका स्क्वायर करना है, फिर दूसरे ग्रुप का डेविएशन निकालना है, उसका स्क्वायर करना है, और डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व आप पहले से अलग से करके रख सकते हो या इसी में ही कर दो यहाँ पर। अब यहाँ पर जो आपके पास एक्स आई है वो ये सारी एक्स आई है, इनमें से आपको 8 को माइनस करना और उसका स्क्वायर करके लिखना है। तो 10 माइनस 8 हो गया 2, 2 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा आपके पास 4, 10 8 माइनस 8 ये 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से 12 माइनस 8 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 6 माइनस 8 माइनस 2 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 माइनस 8 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16। ये तो हो गया आपके पास पहले ग्रुप का। अब ऐसे आप दूसरे ग्रुप का निकालो। अब इनमें से माइनस करना है जो इनका मीन था, इनका मीन था 9, तो 14 माइनस 9 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 12 माइनस 9 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 8 माइनस 9 माइनस 1 स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1, 10 माइनस 9 1 स्क्वायर हो गया, 6 माइनस 9 माइनस 3 स्क्वायर हो गया, तो 9 आ गया आपके पास। 2 माइनस 9 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49, 11 माइनस 9 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4। ये आपके पास दूसरे ग्रुप का आ गया, और नीचे हो जाएगा आपके पास n1 प्लस n2 यानी 5 प्लस 7 माइनस 2। सॉल्व करो इन्हें। देखो ये वाला जो ग्रुप है इसको टोटल करेंगे, 20 ये हो गया, 20 ये हो गया मतलब 40 आ गया, प्लस 25 इधर से हो गया, इसको ऐसा करो पहले 49 को ले लो, 49 प्लस 1 50, तो ये हो गया। ठीक है, ये अलग करते हैं हम, 50 ये अलग हो गया, बाकी को अब ऐड करो। 25 प्लस में 9 34, 34 35, 35 प्लस में 9 44, 44 प्लस में 4 48, तो 48 और 50 मतलब हो गया 98, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 7 5 12, 12 में से आपको ये 2 माइनस है यहाँ पर। ठीक है, 12 में से 2 माइनस करोगे आ जाएगा 10, तो 40 और 98 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास कितना 138, और 138 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 13.8। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 13.8। तो स्क्वायर रूट ऑफ 13.8, इसको हमने अभी ऐसे का ऐसे लिख दिया, बस स्क्वायर रूट ऑफ 13.8। उसके बाद अब आप ये वैल्यू आ गई आपके पास s की,
अब उसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पर टी वैल्यू। तो टी वैल्यू आ गई आपके पास डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन डिवाइडेड बाय, अब जो कंबाइंड एस निकाला था आपने तो फार्मूला उसका सीधा ये होता है, एस आप बाहर लिख दो और रूट के अंदर 1/n1 प्लस 1/n2। तो अब इन दोनों का मीन आया था 8 और 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा आपके पास रूट के बाहर तो आ जाएगा 13.8 और अंदर आ जाएगा 1/5 प्लस 1/7। इन सबको सॉल्व करोगे अंदर, ये रूट 13.8 है रूट, ठीक है, जो एस की वैल्यू थी वो रूट 13.8 है, तो वही आपको लेनी है यहाँ पर। तो ऊपर जो डिफरेंस करेंगे, ऊपर तो आ गया आपके पास -1, नीचे रहेगी आपके पास देखो रूट 13.8 और यहाँ पर आ जाएगा 7 और 5 12, 12/35। तो ये वाला जो 35 है ये तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो -1 और ये आएगा आपके पास रूट 35/12 और यहाँ पर जो रूट 13.8 है इन सबको ही रूट के अंदर ही ले लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये भी रूट है ये भी रूट है, तो इन सबको रूट के अंदर ही ले लेते हैं। अगर ये वैल्यू हमारी पूरी पूरी ऐसे निकल जाती है जिसका स्क्वायर रूट हो जाता तो ठीक था। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, तो माइनस आ गया, ये 35 तो ऊपर आ जाएगा और नीचे रह जाएगा आपके पास 13.8 इंटू में 12, ये बना। अब यहाँ से इसका डेसिमल आप हटा दो, यहाँ 0 लगा लो, इसको जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा कर लो। 5 से ऊपर वाली टर्म तो कट रही है लेकिन नीचे वाला तो कुछ कटेगा नहीं, 2 से कट जाएगा 175। तो ऊपर आया आपके पास -175, नीचे आएगा आपके पास 6 8 48, 6 3 12 4 16, 6 और 1 7। तो 175 को आप 768 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर अब इसका थोड़ा कैलकुलेशन हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। तो देखो 175 को अगर आप डिवाइड करते हो 768 से तो ये बन रहा है आपके पास 0.2278, 0.2278। अब इसका आप कर लो स्क्वायर रूट, अब इसका अगर स्क्वायर रूट करेंगे 0.2278, तो ये बन रहा है आपके पास 0.477। अगर आपको स्क्वायर रूट नॉर्मल मेथड से निकालना सबको आना चाहिए, इस वाले मेथड से, ये 0.2278। तो यहाँ से देखो अब डेसिमल स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में डेसिमल लग गया, यहाँ पर आपको ये 2 नंबर लेने हैं, तो यहाँ पर आएगा 4 4 जा 16, तो 12 में से 6 गए 6, ऊपर से उतार हो गई ये 78, इसका डबल कर लो 8 आ गया, तो ये लगभग 8 पे चला जाएगा। तो आगे जाते ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत है नहीं, आप इतना ही छोड़ सकते हो, तो आ जाएगा -0.48। अब ये वाली वैल्यू आप देखो जो आपको कैलकुलेटेड वैल्यू दे रखी, टेबुलेटेड वैल्यू दे रखी है, उससे छोटी आ रही है, इसका जो मॉड वैल्यू है -0.48, ये आपके पास छोटी आएगी इससे 1.812 से। छोटी आने का मतलब है कि जो नल हाइपोथेसिस आपका वो रिजेक्ट नहीं होगा। अगर ये रिजेक्ट नहीं हुआ इट मीन्स आप आगे कहाँ पर, इसमें भी नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आपको वैसे ही लिखना है, ठीक है, जैसे इसमें लिखा था वैसे ही लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। तो इसका मतलब अगर हम रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करने का मतलब है कि उन दोनों में जो मीन वेट है वो दोनों का इक्वल नहीं है। तो बस इतने, इसमें तो खैर इतना ही बताना है, कमेंट द रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, तो रिजेक्ट होगा या नहीं होगा ये बताना है, तो हमने बता दिया कि वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपके 1 सैंपल के या 2 सैंपल के, ये आपके उसमें एग्जाम में आ सकते हैं और डेफिनेटली इनमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, या तो 1 सैंपल का आएगा या 2 सैंपल का आएगा। तो आप दोनों तरीके से प्रिपेयर रहें कि दोनों में से कोई भी आ जाए। हाँ, 2 सैंपल का आ गया तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि लास्ट की जो कैलकुलेशन होती है उसमें टाइम लग जाता है कई बार, लेकिन डिपेंड भी करता है कि डाटा आपको अगर ऐसा दे दिया ठीक ठाक कि भाई उसमें आपको स्क्वायर रूट वगैरह आपके निकल रहे हैं, तो फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
तो ऐसा सोच के मत चलो कि हमेशा की टाइम लग, टू सैंपल का क्वेश्चन देखा तो टाइम लगेगा ही लगेगा। पहले आप 2-3 चीज़ें निकालोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि उसमें कितना टाइम लगने वाला है। अगर टाइम आपके पास है तो कोशिश करेंगे पूरा करें, नहीं तो उसको जितना मैक्सिमम एंड तक लेके जा सकते हो उतना एंड तक लेकर जाओ, और जब लास्ट में आपके पास बाद में टाइम बचेगा तब उसको आप कंप्लीट कर लो। तो होपफुली ये कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। आपके इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स का 5 नंबर का जो टॉपिक है, इस 5 के से 5 नंबर लेने के लिए बाकी इसके एमसीक्यूज और वन शॉट्स आप ज़रूर देख लें, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है इसकी अच्छे से हो जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।